बेटा देखिए, हम लोग पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स पे है और दो प्रॉब्लम का आज अपना टारगेट है। एक मैं करवाऊंगा, उसके बाद एक आपको करना है। तो हम लोग 18th नंबर का क्वेश्चन लेंगे। हमेशा की तरह ट्रेडिंग, पीएल, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चार फॉर्मेट बनाइए। बोलिए बेटा, फॉर्मेट्स रेडी है आपके? ध्यान दीजिए और इतना ध्यान दीजिए कि इसके बाद एक प्रॉब्लम आप कर पाए। एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी दो वैल्यूज दी है और हमको हमेशा वो वैल्यू लेना है जो कम है। मतलब हम 37,500 का डबल इफेक्ट शो करेंगे। तो इसका एक इफेक्ट दिखाइए। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,500। बेटा, ये जितना भी माल बचा है, ये बचा हुआ माल अपनी असेट है। तो इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट पे लाइए। क्लोजिंग स्टॉक 37,500, ये हो गया आपके क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट। फिर बोला है बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। बात कैपिटल की है
तो सबसे पहले आपके ट्रायल बैलेंस में से कैपिटल ले लो 40 और 20, इसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे लाओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 और 20। अब आपको एडजस्टमेंट ये दी है कि इस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। बेटा कैपिटल पे इंटरेस्ट अपना खर्चा है, वो पीएल में डेबिट होगा। हमें पार्टनर को देना है, मतलब पार्टनर के टुवर्ड्स अपनी लाइबिलिटी बढ़ेंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम 4 और 2। बेटा ये खर्चा हमारे बिजनेस के पीएल अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो पीएल के डेबिट पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट हम दे रहे हैं सचिन और श्रीमंत को। सचिन को 4, श्रीमंत को 2, ऐसा मिला के 6। बेटा इसी एडजस्टमेंट में ड्रॉविंग के इंटरेस्ट की भी बात है। तो आप जरा ट्रायल बैलेंस में देखो, आपको ड्रॉविंग दिया हुआ है सचिन का और श्रीमंत का 2500 और 1800। बेटा ओनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। ओनर जितना पैसा बिजनेस में लाएगा उतनी बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेंगी, और ओनर जितना पैसा बिजनेस में से लेके जाएगा उतनी ही लायबिलिटी कम होंगी। तो ड्रॉविंग जितना ज़्यादा होगा हमारी लायबिलिटी उतनी ही कम होंगी। तो प्रॉब्लम के ट्रायल बैलेंस में दिया है 2500 और 1800 रुपए का ड्रॉविंग। क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट है कि पार्टनरशिप फर्म यानी कि बिजनेस चाहता है कि ओनर इस ड्रॉविंग पे इंटरेस्ट दे, मतलब पार्टनरशिप फर्म को ब्याज चाहिए। अगर हमको ब्याज चाहिए तो ये ब्याज हमारी इनकम है। इनकम है इसलिए पीएल के क्रेडिट पे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स सचिन और श्रीमंत। बेटा सचिन और श्रीमंत के ड्रॉविंग पे इंटरेस्ट है 250 और 180। तो यहां लाइए 250 और 180 कुल मिला के 430। बेटा ये जो इंटरेस्ट है ये हमारी इनकम है, इसलिए पीएल में क्रेडिट है, पर ये इंटरेस्ट हमको पार्टनर से लेना है। तो पार्टनर से लेंगे तो उसका कैपिटल उतने रुपए से कम हो जाएगा। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का यहाँ डबल इफेक्ट बताइए 250 और 180। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में डेबिट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पीएल में क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट। आगे बढ़िए, तो बोला है कि सचिन ने 3000 का गुड्स बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया।
पर उसकी एंट्री करना भूल गया। तो इसका मतलब आपके बिजनेस में से 3,000 रुपये का गुड्स कम हुआ। बेटा गुड्स बढ़े तो डेबिट और कम हो जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। बाय गुड्स ड्रॉविंग बाय सचिन। तो बेटा सचिन ने गुड्स का ड्रॉविंग किया 3,000 और किसी भी तरह का ड्रॉविंग आपके कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो यहां पे लिखिए गुड्स ड्रॉविंग सचिन के कॉलम में 3,000। बेटा इसके बाद बोला है कि हमको मिस्टर पाटिल से लोन के रूप में 2,000 मिले। बेटा कोई इंसान है जिससे हम लोन लेंगे तो हम तो कहेंगे लाइबिलिटी है, पर हमने गलती से ये लोन का पैसा कहाँ डाल दिया? कमीशन में। तो गलती सुधार लो। आपकी कमीशन इनकम 4,200 की है। इस कमीशन इनकम को यहां पीएल के क्रेडिट पे लाओ। 4,200 रुपए की कमीशन इनकम। बेटा इस 4,200 की कमीशन इनकम के अंदर गलती से कौन सा पैसा आ गया है? लोन का। तो माइनस कर दो लोन फ्रॉम पाटिल। बचे 2,200। और अगर आप किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो लोन लेना अपनी लाइबिलिटी है। तो ये 2,000 लाइबिलिटी पे लिखो। लोन फ्रॉम पाटिल 2,000 लाइबिलिटी पे। लिखे। फिर आगे बढ़िए। तो बेटा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक हिडन एडजस्टमेंट है। यहां पे आपको एडवर्टीजमेंट 3,600 की दी है 2 साल की, मतलब 1 साल का 1,800, 6 महीने का 900, 3 महीने का 450। कहता है कि ये एडवर्टीजमेंट 1 जनवरी को शुरू हुई और ईयर एंडिंग 31 मार्च का है। तो जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए? 3 महीने। मतलब हमने 2 साल में से यानी कि 24 महीने में से एडवर्टीजमेंट कितने महीने यूज की है? 3 महीने। यानी कि 21 महीने का एडवर्टीजमेंट आपका कैसा हो गया? प्रीपेड। तो ये 3,600 रुपया पीएल के डेबिट पे लाओ। 24 महीने का एडवर्टीजमेंट 3,600 रुपये माइनस करो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 3,600, 24 महीने का है तो 21 महीने का कितना? तो यह आ गया 3,150 रुपये। तो बेटा ये 3,150 का एडवर्टीजमेंट 21 मंथ्स का है और ये एडवर्टीजमेंट प्री पेड है, मतलब आपने अगले 21 महीने के पैसे अभी से दे दिए। तो ये जो बाहर आया ये कितने महीने का पैसा है? 3 महीने का। जो यूज किया वो आपका खर्चा बन गया और जो यूज नहीं हुआ वो आपकी असेट बन गया। तो ये 3,150 असेट पे दिखाओ। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट
21 महीने के लिए 3,150। बेटा इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में जितनी भी बातें हैं उन सब का आपको सिंगल सिंगल इफेक्ट दिखाना है। ओपनिंग स्टॉक 22,000 का है, ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखो। परचेस करने से आपका स्टॉक बढ़ता है तो ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखो परचेस 162 350। बेटा वेजेस अपना डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे लिखो 4,500। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट पे लिखो 11,200 की सैलरी। 7,300 के प्रोफेशनल चार्जेस है। बेटा प्रोफेशनल चार्जेस को पीएल अकाउंट के डेबिट पे लिखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रोफेशनल चार्जेस यानी वकील वगैरह को फीस दी। प्रिंटिंग स्टेशनरी अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस में लगती है, ऑफिस के खर्चे इनडायरेक्ट है, पीएल के डेबिट पे लिखो। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट के डेबिट पे लिखो। प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी खर्चा जो प्रीपेड है वो अपनी असेट है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को बैलेंस शीट के असेट पे लिखो। प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपये। बोलिए बेटा यहां तक कितना लोगों को समझ में आ रहा है? अब ना 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको यहां डेबिट पे इंटरेस्ट दिया है, मान लो आपको क्रेडिट पे भी इंटरेस्ट दिया है, फिर आपको यहाँ पीएफ इन्वेस्टमेंट दिया है, पीएफ कंट्रीब्यूशन दिया है, प्रोविडेंट फंड दिया है और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड दिया है। तो इन बातों को थोड़ा सा समझ लीजिए। बेटा देखिए हम बिजनेस में दो तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट खुद के लिए और एक इन्वेस्टमेंट दूसरों के लिए। ये बात तो समझ में आती है, खुद के लिए इन्वेस्ट किया कि मैंने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, पैसा बचा था, मैंने सोचा इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, लॉजिकल बात है। अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे उस पैसे पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। मैं कहूँगा कि ये इंटरेस्ट जो है ये मेरी इनकम है। पर अगर मैंने कहीं बैंक से लोन वगैरह ले लिया तो मुझे बैंक के लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा कि ये इंटरेस्ट मेरा क्या है? एक्सपेंस है। मतलब इंटरेस्ट अगर डेबिट पे हो तो आप उसको पीएल के डेबिट पे लिखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और इंटरेस्ट अगर क्रेडिट पे हो तो आप उसको पीएल के क्रेडिट पे लिखेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम। फिर यहाँ पे कुछ और चीजें दी है, इसमें से एक है पीएफ कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। मतलब हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम सैलरी के अलावा अपने एम्प्लॉय को उसके पेंशन फंड के लिए कुछ पैसा और दे रहे हैं। तो हम एम्प्लॉय को सैलरी आज दे देंगे,
लेकिन पेंशन फंड का जो पैसा है वो आज नहीं देंगे, वो तब देंगे जब एम्प्लॉय रिटायर होगा। लेकिन हम उसके प्रोविडेंट फंड में 1,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास से ये पैसे चले गए, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को आप पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। लेकिन ये पैसा आप एम्प्लॉय को देते नहीं हैं, ये पैसा हम अपने पास ही रखते हैं, इसलिए कि हमको उसको इस पैसे को पेंशन फंड के रूप में देना है। यानी जब एम्प्लॉय रिटायर होगा उस समय हमको एम्प्लॉय को 1,000 रुपये देने हैं। तो एम्प्लॉय को 1,000 रुपये कब देना है? रिटायरमेंट के टाइम पे देना है। तो हमने सोचा कि ये पैसा एम्प्लॉय के हाथ में नहीं देते, जमा करते, पर हमको डर भी लगा कि जमा करेंगे तो खर्च हो जाएंगे। तो हमने एम्प्लॉय का ये पैसा क्या किया? इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया करके अपनी क्या बन गया? असेट। बट हम ये जानते हैं कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा एम्प्लॉय का है। तो हम इस पैसे को असेट के साथ साथ अपनी क्या मान रहे हैं? लाइबिलिटी। हम कह रहे हैं कि ये प्रोविडेंट फंड का पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है ये हमारा है ही नहीं, एम्प्लॉय का है, मतलब हमारी क्या है? लाइबिलिटी। अब बेटा इस जमा पैसे पे ब्याज मिला, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इस प्रोविडेंट फंड के पैसे पे हमको 1,200 रुपये का ब्याज मिला। अब वैसे तो ब्याज का मिलना अपनी क्या है? इनकम। पर ये जो प्रोविडेंट फंड के पैसे पे ब्याज मिला, इस ब्याज पे हमारा अधिकार है या हमारे एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय का। मतलब ये ब्याज का पैसा भी अपने लिए क्या है? लाइबिलिटी है। और ये पैसा प्रोविडेंट फंड के पैसे में प्लस हो जाना चाहिए। तो आपको ये सारे ट्रीटमेंट दिमाग में रखना है। डेबिट पे ब्याज है, खर्चा है, पीएल में डेबिट करो। क्रेडिट पे ब्याज है, इनकम है, पीएल में क्रेडिट करो। अगर आप प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये सैलरी का ही एक हिस्सा है, खर्चा है, पीएल में डेबिट करो। पर ये पैसा आप एम्प्लॉय को अभी नहीं दे रहे, रिटायरमेंट पे देंगे। तो आप कहेंगे कि इस पैसे को हमने इन्वेस्ट कर दिया, असेट है, पर पैसा हमारा नहीं है, यह असेट हमारी नहीं है, करके हमने उसके अकॉर्डिंग क्या क्रिएट कर दी? लाइबिलिटी। कि बोला प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है। और अब इस फंड के पैसे पे ब्याज मिला तो पैसा तो एम्प्लॉय का है, तो उस पर मिलने वाला ब्याज भी किसका है? एम्प्लॉय का। तो हम इसको इनकम ना मानते हुए क्या मान रहे? लाइबिलिटी। तो बेटा डेबिट वाला 6,300 इंटरेस्ट पीएल में डेबिट करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ब्याज का खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 12,000 असेट है अपनी, बैलेंस शीट के असेट पे लिखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 12,000। हमने प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया 1,000, खर्चा है, और खर्चे को आप पीएल के डेबिट पे लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1,000। क्रेडिट पे प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड का ब्याज दिया है, दोनों भी अपनी लाइबिलिटी है। 12,000 का प्रोविडेंट फंड प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड पे ब्याज 1,200, कुल मिला के हो गए 13,200। फिर आगे बढ़िए। डेटर आपको दिए हैं 48,200 के, 48,200 के डेटर,
असेट पे लिखो। बेटा डेटर के बाद आपको कैश एट बैंक दिया है 1,01,300। असेट पे लिखो 1,01,300 बैंक बैलेंस। डेबिट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं बची। अब आ जाओ क्रेडिट पे। सेल अपनी इकलौती डायरेक्ट इनकम है और डायरेक्ट इनकम को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिखेंगे 287,500। बिल्स पेएबल है, पैसा पेएबल है मतलब अपनी लाइबिलिटी है। बिल्स पेएबल 3,000। बिल्स पेएबल के बाद क्रेडिटर वो व्यक्ति जिससे उधारी में माल लिया, 21,500 का क्रेडिटर जिससे उधारी लेंगे उसको पैसे देना है, इसलिए क्रेडिटर अपनी लाइबिलिटी है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, 300 रुपये सैलरी के देना बाकी है, पैसा देना बाकी है, अपनी लाइबिलिटी है। तो बेटा इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस की बातों का सिंगल इफेक्ट दिखा दिया। अब टोटल लगाएंगे 287,500, 3,000 और 37,500। टोटल आ गई 328। इसमें से डेबिट फिगर माइनस करेंगे 22, 162, 350 और 4,500 तो 139, 150। यह आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। क्रेडिट पे लिखिए बाय जीपी ब्रॉट डाउन 139, 150 प्लस करेंगे 430 और 2,200 141, 780। उसमें से डेबिट के सारे खर्चे एक एक करके माइनस कर देंगे। 11,200, 7,300, 6,000, 450, 1,850, 3,400, 6,300 और 1,000। तो अपने को मिला नेट प्रॉफिट। इसको हम बांटेंगे सचिन और श्रीमन अपने पार्टनर के बीच में। और इसको बांटने के लिए प्रॉब्लम में एक रेशो दिया हुआ है 3:1। तो यहाँ पे 3/4 और 1/4। बेटा पीछे से आंसर चेक करो। 1,04,280 आपको बुक में पीछे इतना नेट प्रॉफिट दिया है क्या, चेक कर लो। अब सिंप्लीफाई किया, 4 से डिवाइड किया तो आ गया 26,070 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 78,210। ये जो प्रॉफिट था इसको हमने 3:1 में बांटा, मतलब 4 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 78,210 और 26,070 ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहां लाइए बाय
नेट प्रॉफिट 78,210 और 26,070। अकाउंट की टोटल लगाइए 44,078,210 122,210 122,210 माइनस करेंगे 2500, 250, 3000, बचा 1,16,460। इधर दूसरा पार्टनर श्रीमंत है, उसकी टोटल लगाइए 20, 2, 26,070, 48,070, उसमें से 1800 गए, 180 गए, बचे 46,090। बेटा ये बिजनेस में पार्टनर्स का बचा हुआ कैपिटल है। हमारे पार्टनर का इतना कैपिटल बिजनेस में बचा है। टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। इसको यहां लाइए, सचिन कैपिटल सचिन का 116,460 और श्रीमंत का 46,090। कुल मिला के 162,550 टोटल लगाएंगे। तो बेटा आपकी बैलेंस शीट की दोनों तरफ की टोटल सेम आ जानी चाहिए, 2,02,550। 2,02,550। असेट साइड भी क्रॉस वेरीफाई कर लो। बेटा एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको करके देखना है। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है, बताए बराबर भूल जाते हैं, वो लोग सब लिख के रखो, एक एक बात लिख के रखिए। बेटा यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 2:3, मतलब 2/5 और 3/5। बुक सामने रखो, हाथ में पेन या पेंसिल रखो और हर बात लिखो। परचेस को आप लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। बेटा पेटेंट आपकी असेट है। अगर आपने कुछ नया इन्वेंशन किया है तो आपके इन्वेंशन को कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, इसके लिए जो राइट मिलता है उसको बोलते हैं पेटेंट राइट। असेट है। बिल्डिंग अपनी असेट है। स्टॉक जो है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे लिखेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट पे लिखेंगे। डेटर असेट है। वेजेस एंड सैलरी में वेजेस प्राइमरी आइटम है तो इसको ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखेंगे। ऑडिट फीस, सीए से हिसाब किताब चेक करवाया उसकी फीस ऑफिशियल खर्चा है, पीएल के डेबिट पे लिखेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस चिल्लर खर्चे पीएल के डेबिट पे लिखेंगे। फर्नीचर असेट है। इन्वेस्टमेंट असेट है,
बेटा हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए जिस पे 10% ब्याज मिलने वाला है, और ये हमने इन्वेस्टमेंट 30/9 को किया है। 30/9 से आप 31 मार्च अगर गिनोगे तो 6 महीने होते हैं। तो हमको 10,000 पे 10% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज मिलना चाहिए 500 रुपये। क्रेडिट साइड चेक करो, कोई ब्याज आपको मिला नहीं है, तो आप कहोगे कि ये ब्याज हमारी इनकम है, पीएल में क्रेडिट करो, और ये ब्याज मिलने वाला है, असेट है, तो इसको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में प्लस करो। तो ये आपकी हिडन एडजस्टमेंट हो गई कि आपको इन्वेस्टमेंट पे कितने रुपए का ब्याज मिलने वाला है, 500 ब्याज मिलने वाला है, तो इनकम है, पीएल में क्रेडिट, और ये ब्याज आपकी असेट भी है। कैश अपनी असेट है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अभी मैंने समझाया, खर्चा है, पीएल में डेबिट करेंगे। कैरिएज इनवर्ड ट्रांसपोर्ट का खर्चा है जो माल खरीदने पे लगा, तो ट्रेडिंग में डेबिट करेंगे। ट्रैवलिंग का खर्चा माल बेचने पे लगता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पीएल में डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। प्रोविडेंट फंड अपनी लायबिलिटी है, क्रेडिटर अपनी लायबिलिटी है, बैंक का लोन अपनी लायबिलिटी है। सेल अपनी डायरेक्ट इनकम है, ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे। ये आरडीडी ओल्ड आरडीडी है, आप इसको पीएल अकाउंट के डेबिट पे माइनस करेंगे। आपका कैलकुलेशन बनता है बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, तो ये माइनस करेंगे। परचेस रिटर्न को परचेस में से माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी है, वो लेना जो कम है, डबल इफेक्ट दिखाना, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे और बैलेंस शीट के असेट पे। आगे लिखा है बेटा कि स्टेशनरी के 500 रुपये का स्टॉक बच गया, तो वैसे तो स्टेशनरी अपना एक्सपेंस है, पर अगर स्टेशनरी में से कुछ बचा है तो अगले साल काम आएगा। मतलब इसको हम खर्चे में से माइनस करेंगे, स्टेशनरी में से माइनस करेंगे, और बचे हुए माल को अपनी असेट मानते हुए बैलेंस शीट के असेट पे लिखेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट न्यू आरडीडी, डेटर में से माइनस करेंगे, और नुकसान है आपका इसलिए पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। बिल्डिंग पे और पेटेंट पे डेप्रेसिएशन, बेटा डेप्रेसिएशन को असेट में से माइनस करेंगे, और डेप्रेसिएशन अपना खर्चा है इसलिए पीएल में डेबिट करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोला है कि हमारा जो कैपिटल है उस पे हमें कितना इंटरेस्ट देना है, 5%। पॉइंट टू बी नोटेड, बेटा कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ये पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है, पीएल में डेबिट करना। निकालना ये 5% किस पे, कैपिटल के अमाउंट पे, और देना बाकी है, लाइबिलिटी है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना। फिर ये एडजस्टमेंट आपको कल समझाई थी, 10,000 का माल आग में जला, मतलब इतना माल आपके बिजनेस में से कम हो गया। माल बढ़े तो ट्रेडिंग में डेबिट, माल कम हो जाए तो ट्रेडिंग में क्रेडिट। इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम का पैसा देने को तैयार है। बेटा इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे, ये हमारी असेट है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। 10,000 का माल जला, 8,000 का क्लेम मिलेगा, तो 2,000 अपना लॉस है,
2000 के लॉस को हम पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। मतलब इस एडजस्टमेंट के 3 जगह इफेक्ट दिखाना, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे, बैलेंस शीट के असेट पे, और नुकसान है इसलिए पीएल के डेबिट पे। शुरू करो, एडजस्टमेंट से शुरू करो, हर एक एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दिखाओ। बेटा कितने लोग एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दिखा चुके हैं? किसी को किसी एडजस्टमेंट में कोई डाउट है? ट्रायल बैलेंस कितने लोगों का एलोकेट हो गया? कोई डाउट है किसी को ट्रायल बैलेंस में? तो निकालो जल्दी टोटल लगा के आंसर। बेटा बताइए आंसर्स क्या आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 61,200। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट कितना आया? 40,350। और बैलेंस शीट की टोटल आ रही है? कितने लोगों की बैलेंस शीट मैच हो रही? बेटा जिन लोगों की बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही वो क्या करेंगे? आपको सारी बातें कैसे एलोकेट करनी है वो तो लिखा के दिया है। आप टोटलिंग बराबर कीजिए। मतलब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल लगाएंगे तो क्रेडिट की अलग से लगाइए, डेबिट की अलग से लगाइए, क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल माइनस कीजिए। अब कैसा है, मैं आपको टोटल लगाना नहीं सिखा सकता ना, वो टोटल आपको खुद ही लगा के देखनी पड़ेंगी। बाकी आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट या आइटम एलोकेशन में कोई दिक्कत है तो बोलो, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? टोटल आपको खुद से लगा के ही आंसर निकालना है, ये दिमाग में रखो। और कोशिश करो कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। क्लास में वो आदत रखोगे, एग्जाम में तकलीफ जाएंगी। ठीक है, बाकी कर लेते हैं।